हेलो बच्चों, देखिए अब हम बात करेंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है? देखिए, इससे पहले आपने डॉबेराइनर का त्रिक समझा है। तो इसमें क्या कहा गया है? डॉबेराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों के तत्वों को गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब डॉबेराइनर के नियम में कुछ कमियां रहीं, उनको न्यूलैंड ने अपने नियम से कुछ दूर करने का प्रयास किया। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। तो उन्होंने 56 तत्व, मतलब जब न्यूलैंड ने खोज करना शुरू किया और इसको व्यवस्थित करना शुरू किया, तब तक 56 तत्व ही केवल ज्ञात थे। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, इसीलिए इसको अष्टक मीन्स होता है 8। तो प्रत्येक 8वां तत्व का गुण जो हुआ पहले गुण के समान हो गया, इसी तरीके से 9वें का दूसरे के समान हो गया, इस तरीके से बराबर बढ़ता गया। तो इन्होंने देखिए इसमें एक नियम भी बताया है, तत्वों के गुणधर्म के समान हैं, और ये कहा कि उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इस अष्टक का सिद्धांत कहा। यह न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत इसीलिए कहा गया क्योंकि 8 के बाद क्या हो रहा था, रिपीट होने लगे, उसके गुणों में समानता मिलने लगी। तो इसीलिए इसका नाम न्यूलैंड का अष्टक नियम से जाना जाता है। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। अगर आप ये इसकी टेबल देखेंगे तो नीचे देख सकते हैं, तो सोडियम जो है लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरीके से बेरिलियम मैग्नीशियम में अधिक समानता है। न्यूलैंड की टेबल ये देखिए, इसको सारे गामा पा, आपने एक गाना सुना होगा, उससे मिलाया है। तो इसमें यहाँ हाइड्रोजन से शुरू होकर के ऑक्सीजन तक आया और उसके बाद 8वां फ्लोरीन तक तो फिर समान हो गया। इस तरीके से इनके गुणों में समानता पाई गई, इसलिए इनके संगीत के सुर सारे गामा पा धा नी से लिया गया है। समझे? तो आप समझ गए होंगे कि इसको ऐसा क्यों किया गया है। फिर क्या हुआ, ऐसा देखा गया है कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसलिए इनका नियम भी फेल हो गया था। आपने इससे पहले डॉबेराइनर देखा, वो भी फेल हो गया, और इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम ये पूरी तरीके से ये भी बताने में नहीं बता सके। तो इस तरीके, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान हैं। मतलब ये भी इनके नियम का एक बहुत बड़ा दोष है। इन्होंने कहा था केवल 56 तत्व हैं, नहीं, लेकिन इसके बाद बहुत सारे तत्व खोजे गए। ये तो कोई कह नहीं सकता है कि सिर्फ इतने ही तत्व होंगे, क्योंकि भविष्य में खोज हमेशा चलती ही रहेगी तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे, इसीलिए इनका नियम ये फेल हुआ। अपनी सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों के एक से स्थान पर रख दिया। तो यही सब इनके जो है दोष रहे कि तमाम तत्वों को, तो 2 तत्वों को एक साथ रख लिया, कहीं पर असमान तत्वों को एक साथ रख लिया। तो ये ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट और निकल एक साथ हैं इनके, उसमें अगर आप देखेंगे तो कोबाल्ट और निकल को इन्होंने एक साथ रखा है तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया जिसमें क्लोरीन एवं ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न हैं। आयरन को कोबाल्ट निकल से दूर रखा गया, जबकि इनके गुणों में कुछ समानताएं थी। तो आप ये समझिए कि जिनमें समानता थी उनको दूर रखा गया, जिनमें समानता नहीं थी वो पास रखे गए। तो इस तरीके से ये नियम फेल हुआ। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया, और नोबेल गैस की खोज के पश्चात अष्टक सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया, मतलब फेल हो गया या असफल हो गया, इस तरीके से कह सकते हैं। तो आगे हम मेंडलीव की आवर्साणी अगली वीडियो में बताएंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हम एक एक पॉइंट अगला भी मेंडलीव की आवर्साणी का भी बताएंगे, तो आप समझ जाएंगे।